हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर ह्यूमन आई। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा जो है वो आई के बारे में है और उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट हैं उसके बारे में है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी आंखें वो सबसे वैल्यूबल और सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है। ये बेसिकली हमारे आसपास के कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़, हमारी आंखों के अंदर ना दो सेल होते हैं। ठीक है। रॉड सेल और कोन सेल, ये रेटिना के पास मौजूद रहते हैं। इनको बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। यही दोनों सेल रिस्पॉन्सिबल है हमारे विज़न के लिए। ठीक है ना, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ब्लू है या ये रेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है हमारी जो आँख है वो दिखती कैसी है इंटरनली। तो इंटरनली ये इस तरीके से डायग्राम जैसे दिखाई देता है। ठीक है। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, जो कर्व पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है। इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। फिर आप अंदर चलोगे तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। ठीक है। फिर अंदर चलेंगे तो ये खाली वाला जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और इसको कंट्रोल करने के लिए अगल बगल में मसल है, इसको हम बोलते हैं इरिस। ठीक है। फिर ये रहा हमारा लेंस। फिर अंदर फ्लूइड भरा हुआ है विट्रस ह्यूमर। ये हमारा रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये बेसिकली हमारी आंखों के कंपोनेंट्स हैं जिससे पूरा का पूरा हमारा आंख तैयार होता है। ठीक है। और सभी पार्ट का अपना अपना काम है। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फिर हम डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो हमारी आई बॉल का जो डायमीटर है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है। हमारी आंखों पर, आपने लाइट चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। हमारी आंखों पर जो इमेज बनता है उसका जो नेचर है, क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है। और आपको पता है स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। यानी हमारी आंखों के रेटिना पे हर इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा कर देता है। ठीक है। तो अब हम एक एक पार्ट कर इंडिविजुअली उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलते हैं आगे। एक ये फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करता है। तो आप ये भी याद रखना, जो कोई पूछ लेता है। ठीक है। सबसे पहले हमारा है कॉर्निया। कॉर्निया एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो एक कार्टून टाइप का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कॉर्निया ऐसा दिखता है। ये बाहर वाला जो दिख रहा है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिस्सा, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा जो उठा हुआ है ये। ठीक है। यही हमारा कॉर्निया है। ठीक है। और इसके अंदर का जो ये ब्लैक स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस है हमारा प्यूपिल। ठीक है। और इसके अगल बगल जो ये मसल दिख रही हैं, ये सर्कुलर रिंग टाइप जो मसल है, ठीक है, ये हमारा आइरिस है। ठीक है। और इसके अंदर होता है लेंस। ठीक है। वो लेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको फिलहाल। तो सबसे पहले हमारा जो कॉर्निया है, ये आई का सबसे फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया, क्योंकि लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ती है। ठीक है। फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इसकी शेप पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है ना, इसकी शेप है कॉन्वेक्स, क्योंकि उठा हुआ इसका दिख रहा है आपको। ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है ना आंखों में, सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर ही होता है। ठीक है ना, तो पूछ देगा कि आई के किस पार्ट में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, तो कॉर्निया है। ठीक है। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे रिंग शेप मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आंखों को कलर भी देता है। ठीक है। तो चलते हैं नीचे। ये आईलिड से आपको पता ही है आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डस्ट वगैरह से। ये आइरिस है। ठीक है। ये सर्कुलर मसल दिख रहा होगा, यहाँ पर आंखों का कलर आपको अलग दिख रहा होगा, यहाँ पर आंखों का कलर अलग दिख रहा होगा। ठीक है। तो आइरिस ही डिसाइड करता है बेसिकली आंखों का कलर। ठीक है ना। पूछेगा विच पार्ट ऑफ द आई इज डिसाइडेड द कलर ऑफ आई, तो आइरिस। ठीक है ना, या आइरिस बोल सकते हो आप उसको।
ये जो इरिस है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, पूछेगा कि प्यूपिल के साइज को कौन सा मसल कंट्रोल करेगा, तो इरिस। ठीक है, प्यूपिल ये खाली स्पेस है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल। ठीक है, अब चलते हैं प्यूपिल पे। प्यूपिल जो है बेसिकली ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, इसको हम बोलते हैं खाली स्पेस को प्यूपिल। प्यूपिल रिस्पॉन्स कैसे करता है, कब प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, यहाँ पर देखो आप प्यूपिल का साइज बड़ा है, यहाँ पर देखोगे तो प्यूपिल का साइज छोटा है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट जो है इसी से अंदर एंटर कर रहा है, इस वाले पोर्शन से। ठीक है, और इस वाले पोर्शन जब लाइट एंटर करेगा, अंदर होती हैं, आपको पता है आई की दूसरे कंपोनेंट, जैसे इसमें लेंस। तो लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्स करता है इस इधर, मैं दिखाया तो डायग्राम पे, ये कॉर्निया पे पड़ा। ठीक है, लाइट फिर कॉर्निया से कहाँ गया, लेंस पे, फिर लेंस से कन्वर्ज होके रेटिना पे मीट करेगा। अगर बहुत सारी लाइट मान लो एकदम से चली गई तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट इकट्ठा होगा। तो जिस तरह से आपने देखा होगा ना पेपर के ऊपर, हम अगर बहुत सारी लाइट को एक साथ कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो पेपर जलने लगता है। तो सेम ऐसे ही होगा कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट एंटर हुआ ना, तो यहाँ के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगेंगे। तो इस डैमेज से बचाने के लिए जो प्यूपिल है वो छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है ना, लाइट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो जैसे इसने टॉर्च जलाया है, तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा क्योंकि कम लाइट की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट जाएगा तो डैमेज करेगा अंदर। यहाँ पर प्यूपिल का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो केस है वो डिम लाइट का है, जब अंधेरा होगा इस वाली सिचुएशन में होगा। ठीक है ना, और ये जो है वो ब्राइट लाइट का है। ठीक है, तो प्यूपिल लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, यहाँ लिखा भी है इतनी लाइट जानी है मेरी आंखों के अंदर। उसके बाद पता ही आपको इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था वो एक्वस ह्यूमर था। ठीक है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, नोरिशमेंट देता है, नोरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और ये तुमने देख लिया, इसके जस्ट प्यूपिल के जस्ट पीछे है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आपने देखा होगा कभी आप धूप में गए। ठीक है, अब आप धूप में गए तो आपको पता है आपके प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर, प्यूपिल का साइज़ कम हो गया। अब आप आए हो अपने कमरे के अंदर, उसमें रोशनी कम है, तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज़ छोटा है तो लाइट भी कम जाएगी। जो आप जैसे ही धूप से कमरे में आओगे ना, तो आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा क्योंकि लाइट बहुत कम जा रहा है। ठीक है, फिर या तो आप आंखों को मसलोगे तो वापस इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। या मान लो कोई अंधेरे में था, प्यूपिल का साइज ऐसे था, अब एकदम से किसी ने लाइट जला दी बहुत सारी, तो क्या होगा, बहुत सारी लाइटें अंदर एंटर करेंगी, तो क्या होगा, आंखों में पेन होना चालू हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी ब्राइट लाइट यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट थी उस कमरे से या उस जगह से अगर आप कम लाइट वाले में आओगे तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है ना, और वही अगर आप अंधेरे में बैठे हो, पहले से ही डिम लाइट में बैठे हो, और एकदम से आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा क्योंकि बहुत सारी लाइटें एकदम से एंटर करेंगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लेंस की। उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है ये जेली टाइप लेंस है, और फ्लेक्सिबल होता है हमारा आई का जो लेंस है ना, आई लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इट इज़ अ मेड अप ऑफ जेली टाइप ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और ये बाई कॉन्वेक्स है नेचर में। ठीक है ना, इस तरीके से है, इधर भी कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है, इधर भी कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, ये कभी बहुत ज़्यादा कर्व हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, अभी देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि नेचर ऑफ आइलेंस बताइए तो बाई कॉन्वेक्स एंड क्रिस्टलाइन नेचर लिखेंगे। ठीक है ना, हमारी आंखों में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, बता दिया मैंने, और कहाँ बनता है, रेटिना पे। ठीक है ना, पूछेगा कि आई में कौन सा है जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज ऑब्टेन होता है, तो रेटिना। ठीक है, फिर रेटिना के बारे में बता दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ, सॉरी। द स्क्रीन ऑफ द आई इज रिफर टू एज रेटिना बिकॉज light ray come through the pupil and passes through the lens and converge at a screen called retina. ठीक है, retina is the light sensitive inner lining of the back of the eye. ठीक है ना,
ये रहा हमारा रेटिना, ठीक है, ये रेटिना है। ये एक स्पॉट जो है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारा ऑप्टिक नर्व अंदर एंटर करता है, ठीक है। अगर लाइट इस पोर्शन में पड़ा तो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, और जब लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है तो आपको पता ही है कि वो किसी तरीके का डिटेक्शन शो नहीं करेगा। तो कभी कोई पूछ सकता है कि रेटिना में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ इमेज नहीं बनेगा, तो ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। अब रेटिना को अगर हम जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से उसके अंदर सेल दिखाई देते हैं। ये सेल देख रहे होगा, अब रॉड शेप में दिख रहा है, और ये थोड़ा कॉनिकल है इसलिए इसको कोन सेल बोलते हैं, ठीक है। जो रॉड सेल होता है वो डिम लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, अंधेरे में देखने में हेल्प करता है। हमारी आँखों के अंदर थोड़ा रॉड सेल कम होता है, कोन सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा बराबर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिम लाइट में हमें दिख जाता है, ठीक है। और उल्लू के अंदर जो कार्निवोरस होते हैं उनमें ये रॉड सेल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उनको रात में दिखता है। और जिनकी आंखों के अंदर रॉड सेल ज़्यादा होता है ना, उनकी आंखें चमकती हैं, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली की आंखें चमकती हैं, ठीक है ना। कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, और ये जो है वो कलर में भी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है, लाल, ब्लू, नीला जो भी है, ठीक है। तो ये फोटो रिसेप्टर सेल है जो कि रेटिना में मौजूद होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना, रॉड सेल और कोन सेल। ब्लाइंड स्पॉट भी बता दिया मैंने। अब बढ़ते हैं ऊपर वापस एक बार। रेटिना देख लिया हमने। उसके बाद है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना। सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स से ही हमारा ये अटैच रहता है, ठीक है। ये एक सेकेंड दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। ये रहा हमारा सिलेरी मसल, ठीक है। सिलेरी मसल जो है वो कांटेक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से जो लेंस की शेप है वो एडजस्ट होती है। और सस्पेंसरी लिगामेंट इस सिलेरी मसल्स की जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, तो इसके अगल बगल ये सर्कुलर शेप में रहता है, इस तरीके से है ये लेंस। अगर आप मैं बाहर से देखूँ उसको तो इसके साइड में भी ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है, और इसके अगल बगल हमारा सिलेरी मसल है, ठीक है। तो इनमें जब खिंचाव होता है ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, तो उसकी वजह से लेंस स्ट्रेच और कर्व होता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो आते हैं नीचे वापस। तो सिलेरी मसल्स एंड लेंस आर सपोर्टेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट सिलेरी मसल और लेंस के बीच का सपोर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सस्पेंसरी लिगामेंट इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये लेंस को अपनी पोजीशन पे रखेगा, उसकी पोजीशन को इधर उधर नहीं होने देगा, ठीक है ना, फिक्स। और आउट अदर एंड ऑफ सस्पेंसरी, एक तो एक एंड उससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना, और दूसरा एंड जो होगा वो सिलेरी मसल से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। सिलेरी मसल्स ये लेंस के सराउंडिंग रहता है, ठीक है, ये शेप कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि शेप के हिसाब से आई लेंस का हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। तो आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट होना, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब एडजस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है कि सिलेरी मसल्स की पोजीशन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे हेल्प इन एडजस्टिंग फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ द लेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। विट्रेस ह्यूमर इसी के बाद होता है, ठीक है ना, और ये आई बॉल को सेप दे के रखता है बराबर। ये डेंसर लाइक फ्लूइड होता है, इसमें भी हमारा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, इट ऑल्सो रिफ्रैक्ट द लाइट। इस हिसाब से होता है कि रेटिना पे जाके, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो लाइट रिफ्रैक्ट होते होते हमारे रेटिना पे मीट कर जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार यहाँ से। ये लाइट जब यहाँ से एंटर होगा ना, या यहाँ से एंटर हुआ, तो आपको पता है एक तो ये जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो बहुत सारी लाइट ऐसे बैंड हो जाएगी, फिर और यहाँ पर भी पूरा मीडियम मौजूद है, तो लाइट क्या होगा, और बैंड होते 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 स्पीड कम होते होते वो बैंड होना चालू होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना।
तो विट्रस होमर भी क्या करता है, रिफ्रैक्शन का हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना, लाइट की स्पीड को स्लो करने में, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ये नर्व्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा रेटिना पे जो लाइट पड़ी थी ना, उस पे जो लाइट सेंसिटिव सेल थे, रिसेप्टर थे, ठीक है ना, फोटो रिसेप्टर सेल, उसके सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, फिर ब्रेन उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है ना। तो देयर आर सम नर्व्स दैट कनेक्टेड टू द रेटिना एंड द ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसमें 1 मिलियन नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि विजुअल मैसेज को रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। आईलिड्स बता दिया मैंने, आई को प्रोटेक्ट करता है डस्ट वगैरह से, फॉरेन पार्टिकल से। ब्लाइंड स्पॉट भी आपको मैंने बता दिया, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा रीजन जहाँ पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, वहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इमेज डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अब हमारी आंखें काम कैसे करती है, ठीक है, ये कैमरे की तरह ही काम करती है बेसिकली। लाइट जो है वो एंटर करेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके आसपास कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, लाइट निकला यहाँ से मान लो, जैसे ही इसमें एंटर करेगा, आपको पता है इसकी स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, क्योंकि बाहर रेयर है तो अंदर एक कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये डेंसर की तरह काम करेगा, लाइट की स्पीड स्लो हो गई। अब यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस क्या करेगा, लाइट को और कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पर हमारा कन्वर्ज हुआ, ठीक है, और फिर ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा बना है, ठीक है, इसी सिग्नल को हमारा ब्रेन ट्रांसमिट करेगा और इस सीधे लाइट मतलब उल्टे ऑब्जेक्ट के इमेज को सीधा कर देगा, ठीक है ना। ये डायग्राम से पूछता नहीं है, जस्ट समझने के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया डिम लाइट में प्यूपिल का क्या रोल होगा, देख रहा हूँ प्यूपिल का साइज़ बहुत बड़ा है, और ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज़ कम है, ठीक है ना, क्योंकि डिम लाइट में आसपास लाइट नहीं है, तो हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी ओपनिंग ज़्यादा है। और ब्राइट लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट है आसपास एनवायरनमेंट में, तो हमें कोशिश करना है कि कम से कम लाइट जाए, तो इसलिए वो प्यूपिल का साइज इसमें कम है, ठीक है। ये प्यूपिल डायलेशन है, ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन है। कभी कोई पूछ देगा कि प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होगा या डायलेशन होगा ब्राइट लाइट में, तो आपको पता है ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, और डिम लाइट में डायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी वही क्वेश्चन है कि हम जब घुमा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वाई आर वी नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डार्क रूम, ठीक है ना, विल कमिंग आउट ऑफ अ मूवी हॉल। देखो इसमें बेसिकली कहना ये चाह रहा है ये कि आपको पता है कि जब आप डार्क रूम में रहोगे तो आपके प्यूपिल का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो इसमें दो सिचुएशन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, या तो आपको डार्क रूम के अंदर फिक्स कर देगा, और फिर जब पूछेगा कि आप ब्राइट लाइट में आओगे तो क्या होगा। आपको पता है कि डार्क रूम के अंदर प्यूपिल का साइज़ बहुत ज़्यादा ओपन रहता है, और जैसे ही हम ब्राइट लाइट में आएंगे तो हमारी आंखों के अंदर बहुत सारी लाइट एंटर करेगी, इसकी वजह से हमें पेन होगा, ठीक है ना। और दूसरी केस ये पूछ सकता है दूसरे केस में कि आप किसी ब्राइट लाइट वाले रीजन में थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लाइट थी, वहाँ से आप डार्क कमरे में आए, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर डार्क के मतलब थोड़ा डिम लाइट है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो जब आप वहाँ आए तो आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो क्यों नहीं दिख रही हैं, कि आपको पता है कि ब्राइट लाइट में जब आप थे, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्यूपिल का साइज़ कम हो गया था। अब आप डिम लाइट में आए हो तो कम लाइट एंटर करिए तो और नहीं दिखाई देगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों सिचुएशन है, ठीक है ना, कि व्हेन वी आर इन डार्क प्यूपिल साइज इज बिगर, एज वी कम आउट ऑफ अ डार्क रूम इट साइज नीड्स टू बिकम स्मॉलर, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, फॉर दैट टाइम इंटरवल पर्सन इज अनेबल टू सी, ठीक है ना। उस केस में वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन ये वेट करेंगे, या तो हम अपने आप को हल्का सा मसलते हैं ना दोनों हाथों से तो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा सिचुएशन यही है कि व्हेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, इरिस ने क्या किया, प्यूपिल के साइज़ को बहुत कम कर दिया है। अब जैसे हम डिम लाइट में आएंगे तो इरिस एकदम से एक्सपेंड तो होगा नहीं, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या होगा, हल्का हल्का
प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरह का प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशन है। अब बढ़ते आगे। इसमें ब्राइट उसका डिम लाइट और ब्राइट का भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में कुछ ही पूछ सकता है ये इस वाले में, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि पर्सन की पोजीशन क्या थी पहले और बाद में क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारी आंखों के लेंस का पोजीशन है। देखो जब हम नज़दीक देख रहे होते हैं ना किसी चीज़ को, तो लेंस को ज़्यादा कर्व रहने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। इसमें लेंस की जो पोजीशन होगी वो थिक रहती है थोड़ी, ठीक है, क्योंकि लाइट यहीं से निकली और उसको यहीं कन्वर्ज करना है। ये नियर पॉइंट जब कोई नज़दीक देख रहा होगा ना तब की लेंस की पोजीशन है, नियर पॉइंट, ठीक है। और जब कोई दूर की चीज़ों को देख रहा होगा तब ये लेंस की पोजीशन है, ठीक है। तो कभी कभी दोनों का डायग्राम पूछ देता है कि बताइए आई लेंस की पोजीशन डायग्राम के थ्रू दिखाइए, अगर कोई पर्सन नज़दीक की चीज़ों को देख रहा है और दूर की चीज़ों को देख रहा है, ठीक है ना। ये रहा हमारा डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है ना। फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर ये एडजस्ट करता है अपना फोकल लेंथ तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट, आपको पता है बहुत नज़दीक से देख रहा हो तो जल्द से जल्द इसको कन्वर्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब हम नज़दीक देखते हैं ना तो उस केस में लेंथ कम हुआ, जब लेंथ कम हुआ तो फोकल लेंथ भी कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। और फोकल लेंथ कम होने के लिए लेंस को ज़्यादा कर्व दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया, ये थिक रहेगा इस पोर्शन में, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि लाइट रे आर डाइवर्जिंग टू स्टिल नीड्स लॉट ऑफ बेंडिंग, ठीक है ना। दिस इज द लेंस, लेंस बिकम शॉर्टर, शॉर्टर का मतलब ये शॉर्टर फोकल लेंथ है, ठीक है ना। फैटर थिक हो रहेगा, ठीक है ना। और मोर कॉन्वेक्स, मोर राउंडेड रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी पूछेगा कि आई लेंस कैसा नेचर शो करेगा नियर बाय पोजिशन में, तो मोर कॉन्वेक्स, ठीक है ना। अभी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में इसी का उल्टा है, लेस कॉन्वेक्स नेचर होगा इसका, ठीक है ना। अब है हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ठीक है ना। तो नियर पॉइंट की डेफिनेशन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द पॉइंट इन नियरेस्ट टू द आई एट विच ऑब्जेक्ट इज विजिबल डिस्टिंक्टली, ठीक है ना। यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे, इट इज़ द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। और ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। इन्फेंट में ये वेरी कर सकता है 5 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में एडजस्ट हो जाता है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है। फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अगर हम कोई व्यक्ति चांद पे बैठा है और हम चांद को देख रहे हैं तो उसकी भी इमेज बन रही है हमारी आंखों पे, लेकिन इतना छोटा बन रहा है कि हमारा ब्रेन उसको मैग्नीफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब आते हैं डिफेक्ट। देखो लेंस ने अगर अच्छे से काम करना बंद कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइट अच्छे से रिफ्रैक्ट नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से जो डिजीज़ होगा ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है मायोपिया, ठीक है ना। मायोपिया इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट मतलब नज़दीक, साइट मतलब दिखना, ठीक है ना। तो मायोपिया के केस में अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, हम नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली बट हम फार पॉइंट नहीं देख सकते। हमारा फार पॉइंट बहुत, हमने देखा ना कि हमारा फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी था, दूर तक हमें दिखाई देता था, लेकिन किसी वजह से हमारा वो फार पॉइंट जो है वो पहले से कम हो गया है, तो हम कहेंगे उस पर्सन को मायोपिया हो गया है, ठीक है ना। तो मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट मतलब नज़दीक, साइट मतलब दिखना, ठीक है ना। इस केस में पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली,
बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब दूर, ठीक है, दिखाई देगा पर उसको ब्लर दिखेगा, ठीक है ना, धुंधला दिखेगा, ठीक है ना। ये तब दिखता है बेसिकली, ये डिजीज होता क्यों है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीवी देख रहा है कंटिन्यूस, बहुत नज़दीक से टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उस केस में लेंस की पोजीशन ऐसे ही है, ठीक है, इसके अगल बगल की मसल है जो उस लेंस की पोजीशन को स्ट्रेच या जो भी कर रही थी। अब मैं कंटिन्यूस इसी को देखे जा रहा हूँ, ठीक है ना, 6-6 घंटे 7-7 घंटे, कहीं दूर देख ही नहीं रहा हूँ, तो क्या है, लेंस का जो एडजस्टिंग पावर था ना, जिसको हम बोलते थे पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, वो ख़राब हो गई है, ठीक है ना। अब वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसी पोजिशन तक हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो ये क्या होगा, इसी पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। फिर जितने डिस्टेंस पर टीवी था उतने डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें दिखाई देगा, अगर उससे दूर चला जाएगा तो फिर हमें वो ब्लर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये डिजीज़ तभी होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत पास से देखते हैं और लॉन्ग टाइम तक देखते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो जाता है, अभी देखेंगे, ठीक है। कोई डेफिनेशन हो गई। अब आता है इसका कॉज। कॉज में दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, अगर ये ज़्यादा कर्व हो गया तब भी लाइट पहले इकट्ठा हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये कॉर्निया ज़्यादा बाहर की तरफ हो गया, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ठीक है। या इसकी जगह कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग पावर कब होगा, ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को नज़दीक से देखोगे, ठीक है ना, तो दोनों केस हो सकता है। या आई बॉल का इलोंगेशन हो गया, पता आपको इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, जो इस आई बॉल को शेप दे रहा था और लेंस से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था, ठीक है। और किसी वजह से क्या हुआ, ये आई लेंस की शेप खराब हो गई, आई लेंस कह रहा हूँ, आई की शेप खराब हो गई, थोड़ा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, आई लेंस से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तब भी लाइट वहाँ ना मिलकर पहले ही मीट कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और आई लेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो। पूछता है कि मायोपिया की डेफिनेशन बताइए और इसके कॉज बताइए, ठीक है, तो हम यही कॉज लिखेंगे। अब चलते जरा इसके डायग्राम पे, ठीक है। अब इसके 3 डायग्राम बनेंगे। पहला जो उसको दिखाई दे रहा था, आपको पता है नियर पॉइंट तो उसको दिख रहा है, यहाँ पर एन लिख लेते हैं, एन जो हमारा वो नियर पॉइंट है। तो इस केस में क्या है कि लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो अच्छी है, नज़दीक वाली चीज़ों को कन्वर्ज कर दे रही है यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब इससे नियरेस्ट कहीं भी होगा तो दिखाई दे जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, लाइट पहले मीट कर जाएगा, पहले मीट करेगा, अगर ये यहाँ मीट करता तो दिखाई देता, तो इस केस में क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड दिखाता हूँ उसको मैं, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे, ये लाइट स्ट्रेट ऐसे निकल गई, ये लाइट ऐसे निकल गई और ये लाइट ऐसे निकल गई। तो इस केस में जो भी चीज़ होगी ना थोड़ी ब्लड सी दिखाई देगी, उसको पता नहीं चलेगा क्लियरली क्या है, ठीक है। तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट का हो गया डायग्राम, जो उसको दिख रहा था, और ये जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो हम दोनों डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये लाइट पहले ही कन्वर्ज हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो लाइट को डाइवर्ज कर दे, कन्वर्जिंग पावर इसकी कम कर दे। तो इसलिए हम इसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, मिरर कह रहा हूँ, लेंस यूज़ करते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो ये रहा कॉनकेव वाला डायग्राम। जैसे कॉनकेव यूज़ करेंगे वो उस लाइट को कन्वर्ज की जगह डाइवर्ज करके आगे मीट कराएगा, ठीक है ना। पहले लाइट यहाँ मीट करा था बिना लेंस के, जैसे लेंस आया इसने लाइट को डाइवर्ज किया, मीट करा देगा, ठीक है। ये लेंस बेसिकली उसी पॉइंट पर ले आकर ऑब्जेक्ट को सेट करता है जो आपका नियर पॉइंट था। कहने का मतलब इस पॉइंट तक उसको दिखाई दे रहा था, तो जो लेंस लगाया जाएगा ना उसका काम ही यही होगा कि इससे इधर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो लाके यहाँ सेट करेगा। उसके बाद तो आपकी आंखें उसको डिटेक्ट कर ही लेंगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेंस जब भी हम प्लेस करते हैं ना तो लेंस का मेन पर्पज होता है, अब इससे इधर आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो जब उस लेंस पे पड़ेगा तो उसको वहीं ले आके सेट करेगा जहाँ से आपको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा था तो वहीं पर लाके सेट कर देगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आंखें उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके करेक्शन में पूछेगा कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस जो कि कॉनकेव है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे डिफेक्ट पे। दूसरे डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया।
ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटनेस, ठीक है। फार मतलब दूर, साइट मतलब दिखना। तो इसमें क्लियरली दूर की चीज़ों को देख लेता है आदमी, ठीक है ना, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है, ठीक है। नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। और ये डिजीज़ उन लोगों को मिलेगा देखने को कॉमन जो बहुत पुराने हैं। पुराने इन द सेंस उस टाइम एजुकेशन उतना था नहीं, तो हम किसी चीज़ को हमने नज़दीक से पढ़ा नहीं, ठीक है। मोबाइल भी नहीं था, ठीक है, तो हमने कभी किसी चीज़ को नज़दीक से देखा ही नहीं, ठीक है। अब इनको पता कैसे चला कि ये हमें बीमारी है? जब चीज़ों को नज़दीक से देखने का सिस्टम आया, एजुकेशन आया, ठीक है ना, जब किताबें आई, अखबार आया, जब लोगों के हाथ में आया, मोबाइल आया, तो मोबाइल जब नज़दीक ला कर देख रहे हो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को दूर से देख रहे होते हैं तो हमारी आई लेंस वहीं आके सेट हो जाती है, ठीक है ना। उस केस में क्या है, नज़दीक आने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, नज़दीक आने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटनेस। इसमें हाइपरमेट्रोपिया पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। इसमें लिख सकते हो कि हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ें उसको दिखेंगी, फार चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना, बट नियर बाय नहीं दिखाई देगा उसको, ठीक है ना। इसमें ये फार पॉइंट है हमारा एफ। इस केस में देखो लाइट आई पड़ गई, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में ये पीछे मीट कर रहा है, ठीक है ना, रेटिना से पीछे। अब जब रेटिना से पीछे मिलेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा जो लाइट को पहले इकट्ठा करे, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 डायग्राम है, ये फार पॉइंट वाला, ये नियर पॉइंट वाला, और ये लेंस के साथ वाला, ठीक है। इसमें याद रखना कि इस वाले डिजीज़ में जो लाइट है वो रेटिना के पीछे मिलती है, ठीक है ना। पूछेगा कि एक पर्सन है जिसकी आंखों में रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेटिना के पीछे मिल रहा है, तो बताइए कौन सी डिजीज़ है? तो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है ना। और इस केस में क्या है, पहले ही मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो मायोपिया है। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, ये जो रीजन है, ठीक है ना, वही सेम फोकल लेंथ का बढ़ जाना। फोकल लेंथ बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, वो लाइट को पीछे ही मीट करवाएगा, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम हो गया, आँख ऐसी ऐसी सी हो गई, ठीक है ना, तो उस केस में डिस्टेंस कम हो जाएगा, तब भी होता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली तभी होता है जब न्यूट्रिशन की कमी होती है बॉडी में, ठीक है। तो एक एज के बाद होना ही होना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डाइट वगैरह का, अपना खाना पीना जो भी है। करेक्शन में वही है, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये भी सेम वहीं ला के सेट करेगा ऑब्जेक्ट को जहाँ पर आपको दिखाई देता था, ठीक है। अब आते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। इसमें पूछेगा आपसे कि प्रेस बायोपिया क्या होता है डिजीज़। आपको पता है कि इसमें दोनों चीज़ें नहीं दिखाई देती है, दोनों मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे उसको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। मान लो ये हमारी आंख है, इससे यहाँ तक उसको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, इससे दूर जाने पे भी नहीं दिख रहा है और इससे अंदर जाने पे भी नहीं दिख रहा है। तो जिस पॉइंट पर दिखाई दे रहा है उसको क्लियरली देख पाएगा, लेकिन ना ही उससे अंदर ना ही उससे वो दूर। तो इस केस में क्या होगा, हम ये वाला चश्मा लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसमें इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। इसमें दोनों होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी और फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो नियर में आपको पता ही है, नज़दीक वाले डिजीज़ में केस में हम कौन सा यूज़ करते थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर था हमारा कॉनकेव और फार के लिए कॉन्वेक्स। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा, याद रखना ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, चश्मे का, और ये नीचे वाला पोर्शन है। पूछ सकता है नीचे वाले पोर्शन में कौन सा लेंस लगा हुआ है और किस काम आता है, ठीक है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में काम आता है, ठीक है। अब आते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पहले मार्क कर लेता हूँ, बाईफोकल लेंस है, एक सेकेंड। ये हमारा बाईफोकल लेंस है, ये डेफिनेशन, ठीक है ना। पर्सन में सब या इसमें लिख सकते हैं, पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, ठीक है।
या आप ये भी लिख सकते हो पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इस केसेस में। और ये एक एज के बाद होती है, ठीक है ना, 50, 55, 60, ठीक है, जब पावर ऑफ अकोमोडेशन आई लेंस की खो जाती है। खोने का मतलब जो हमारे आई लेंस की एडजस्ट करने की पावर थी ना डिस्टेंस के हिसाब से, फोकल लेंथ, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी वजह से हमारा ये डिजीज़ होता है। अब आते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के केस में क्या होता है कि लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर आ जाती है, ठीक है ना। लेंस जो है हमारा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। देखो सब्सटेंस जो होते हैं ना, सॉलिड सब्सटेंस, उनका दो नेचर होता है, क्रिस्टल और अमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, अमॉर्फस सब्सटेंस जो होते हैं ना वो थोड़े मिल्की होते हैं जब टेम्परेचर पड़ता है तब, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा घर के जो ग्लास हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हीट पड़ता रहता है उन पे क्लाउडनेस आने लग जाता है, ठीक है ना, सफ़ेदपन इसको बोलते हैं। तो उसी तरीके से लॉन्ग टाइम तक अगर लाइट के एक्सपोजर में रहता है ना, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के एक्सपोजर में रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी आई लेंस होती है ना, उस केस में उसके ऊपर एक क्लाउडीनेस लेयर आने लगेगी। उस लेयर को रिमूव करने के लिए सर्जरी होती है। कभी कभी वो लेयर रिमूव कर देते हैं और कभी कभी उसको लेंस को ही रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सर्जिकल मेथड है ये, ठीक है ना। आर्टिफिशियल लेंस भी लगता है कभी कभी। इसमें ब्लड दिखता है, हो सकता है धुंधला दिखाई देगा, या हो सकता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैटरेक्ट सर्जरी के थ्रू ठीक होता है। हमारे पास कितनी आंखें हैं? बेसिकली दो आंखें हैं। एक आंख से लगभग 150 डिग्री तक एंगल मेंटेन करते हैं हम, दोनों आंखों से 180 डिग्री तक दिखाई देता है, ठीक है। मगरमच्छ जो होता है वो 360 डिग्री देखता है, क्योंकि आपको पता है उसकी आंखें माथे के ऊपर ही होती है, ठीक है ना। अब है रिफ्रैक्शन। ये आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली जो स्पीड होती है लाइट की एयर में वो होती है 3 × 10⁸। अगर वो वही स्पीड मेंटेन कर पाया तब तो सीधा ही निकलेगा, कुछ नहीं चेंज आएगा उसमें। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, ठीक है, मैंने लाइट को हमने पानी में डाला, ठीक है, ऊपर एयर है और ये वाटर है एग्जाम्पल के लिए, तो इस केस में क्या होगा, लाइट अगर सेम सेम मीडियम होता तो सेम स्पीड मेंटेन करके रखता, लेकिन वाटर की वजह से क्या उसकी स्पीड स्लो हो गई तो वो बेंड हो गया, ठीक है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो अकॉर्डिंग टू मीडियम अपनी स्पीड चेंज करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि लाइट आप कहाँ से कहाँ एंटर करा रहे हो। अब यहाँ पर देखो ये डेंसर मीडियम से लाइट एंटर कर रहा है, तो आपको पता है जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो इसमें इसकी स्पीड कम थी, रेयर में तो पार्टिकल ही नहीं है ज़्यादा, इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इस केस में ये सीधा निकलने की जगह नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है ना। उसमें पूछेगा कि लाइट डेंसर से रेयर में जाने पे लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से अवे, तो नॉर्मल से अवे होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। रेयर और डेंसर मीडियम इस बेस पे डिसाइड किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है ना। मतलब लाइट की स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। अगर लाइट की स्पीड बढ़ रही है तो फिर वो रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, अगर उसमें लाइट की स्पीड कम हो रही है तो वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है लगभग, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, एयर का होता है 1 और वाटर का होता है 1.33। तो हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, इसका कम है, तो इसका मतलब ये रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, और इसका ज़्यादा है तो ये डेंसर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी डिसाइड होता है, पार्टिकल्स के डेंसिटी के बेसिस पे भी डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी लाइट की पोजीशन है जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है ना। और नीचे वाला जो डायग्राम है वो रेयर से डेंसर का है, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है, ठीक है। ये एक डायग्राम है, कभी कभी पूछ देगा कि पेंसिल को वाटर में डालने पर वो बेंट दिखता है, क्यों दिखता है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डायग्राम बनाइए, तो यही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन बहुत रिपीट होता था और ये काफ़ी टाइम से अभी आया नहीं है पेपर में, तो हो सकता है मे बी ये आ जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं प्रिज्म पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रिज्म का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। ऊपर ये 1 2 3 कितने, अगर आप देखोगे इसके कितने फेस हैं प्रिज्म के, ठीक है, प्रिज्म के फेस काउंट कर सकते हो, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है ना।
इसमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, याद रखेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। नीचे रेक्टेंगुलर शेप में इसका बेस होता है। इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट एंटर करता है ना, तो लाइट, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। ये न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट था, सर आइजैक न्यूटन का, ठीक है, कि लाइट जो है वो उसके अंदर, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स है। तो उसने क्या किया था, सनलाइट पास किया, पास करने के बाद ये लाइट का कलर में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो याद करने का तरीका है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। देखो रेड कलर की ना वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये दोनों ऊपर वाले क्रेस्ट है, नीचे वाले ट्रफ है, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, वो कम स्कैटर्ड होता है और बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। तो इसकी वजह से जो जितने भी डेंजर वाले सिग्नल हैं वो लाल से बनाए जाते हैं, ताकि वो दूर से ही दिखाई दे, ठीक है ना। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए वो कम स्कैटर्ड हुआ ऊपर आया, ठीक है ना, इसकी स्पीड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करता है, ठीक है ना, या बोल लो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो इसलिए वो बेंड हो गया। तो ये लाइट का, वाइट लाइट का 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होना ही डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट कहलाता है। और इन कलर्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, when a beam of white light is passes through a glass prism it split up into the band of color is called spectrum। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। इसमें जो कलर है वो विबग्योर है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, पूछ सकता है कि रेड से हम सिग्नल क्यों बनाते हैं, कोई भी डेंजर सिग्नल, तो लिखेंगे रेड हैव मोर वेवलेंथ एंड इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्कैटरिंग, ठीक है ना, बिना फैले वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। देखो इसमें 2 डायग्राम होता है, ठीक है ना, एक होता है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, तो ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट में आपको सनलाइट को 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होगा। और अगर आपसे बोलता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म बनाइए, तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, ये रिफ्रैक्शन का डायग्राम है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसमें ये लाइट आ रही है हमारी, ये वाली जो लाइट है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है PE, ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर यहाँ से ये रहा E और F। तो आपको पता है इंसिडेंट रे इधर बाहर क्या है, रेयर मीडियम, और ये मतलब एयर है, इधर मीडियम में एयर, अंदर है ग्लास, क्योंकि ग्लास का बना होता है। तो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ गया है। तो जो EF है वो हमारा रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है। फिर ये दोबारा बाहर निकला है। जब लाइट जिस मीडियम से एंटर हुआ, एयर से एंटर हुआ था, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वापस उसी मीडियम में निकलता है तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है ना। तो ये इमर्जेंट रे इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर तीसरे वाले में। उसके बाद ये नॉर्मल है, ठीक है, ये डायग्राम आता है पेपर में, ध्यान रखेंगे। फिर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल D, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यहाँ लिखा भी है, देखोगे तो ये रहा, ठीक है, कैपिटल D। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने बता दिया 60 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इंसिडेंट रे ये रहा, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे ये रहा, मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में सारी मार्किंग होनी चाहिए। पहले तो डायग्राम बनाओगे, कौन सी चीज़ क्या है आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में, कि AB हमारा ये है, B किसी ये है, ठीक है ना, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं आपके। अब आते हैं इस फिनोमिनन के थ्रू होता क्या क्या है। तो पहला तो है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। देखो पानी जब गिरता है ना, नॉर्मली वाटर की शेप स्फेरिकल होती है जब गिरता है तो वैक्यूम के अंदर, लेकिन जब एयर के रेफरेंस में गिरता है तो आपको पता है इधर से प्रेशर लग रहा होगा एयर का, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी शेप ऐसे हो जाती है। अब ये एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है अगर देखा जाए तो इसमें जब वाइट लाइट एंटर करता है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ऐसा एक फिनोमिनन दिखा रखा है यहाँ पर, ये लाइट आ रहा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट A, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों हो रहा है। तो आप डिस्पर्सन को लिखना, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा आपसे कि
ऐसे डायग्राम मेंशन कर देगा और बोलेगा ए वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है, बी वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है। इस वाले पोर्शन को हम बी अगर बोलेंगे तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। ये रेनबो का डायग्राम ये आता ही आता है पेपर में, ठीक है। फिर ये हमारा पॉइंट सी, यहाँ पर वापस मीडियम चेंज हुआ, अंदर पानी था बाहर एयर है, तो ये रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ए पे यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, बी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सी पर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing to the sky after the rain shower. It caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets. यहाँ से लिखेंगे the water droplets act like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight. The reflected it internally and finally refract again. With it come out the raindrops due to the dispersion of light. Internal reflection, different color reaches the observer eye. इसकी वजह से क्या होगा, 7 कलर दिखाई देगा, ठीक है। इसकी सिंपल आप कंक्लूजन में ले भी सकते हो कि व्हेन अ वाइट लाइट एंटर फ्रॉम द सनलाइट टू वाटर ड्रॉपलेट्स इट एक्ट लाइक अ टाइनी प्रिज्म एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स टू गेट 7 कलर्स, ठीक है ना। अब इसमें 2 कंडीशन पूछेगा, ये ध्यान रखना आप कि रेनबो बनने के 2 कंडीशन बताइए। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा कि रेनबो जो है ना हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, रेनबो तभी दिखाई देगा जब ये ऑब्जर्वर है इसके पीछे होना चाहिए सन, ठीक है ना, तब दिखाई देगा। अगर ये यहाँ होगा ना तब आपको पता है सन और रेनबो एक साइड ही हो गए, तो उस केस में दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इस पीछे वाले आदमी को हमें रेनबो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। इस पर्सन ए को दिखाई देगा बट पर्सन बी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पर्सन बी के लिए सन और रेनबो एक ही साइड है, लेकिन पर्सन ए के लिए रेनबो इस साइड है और सन इसके अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये 2 रीजन है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है, सेम ऐसे ही ये भी लाइट एंटर हुआ और मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो गया, फिर वापस बाहर निकल गया। ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल है, ठीक है ना। अब कितना इसके पोजीशन में चेंज हुआ ना, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच में, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। अब है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता ही बहुत सारी गैसेज हैं और वो गैसेज मूव कर रही हैं, ठीक है। बेसिकली इसी फिनोमिनन से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ठीक है ना, स्टार का चमकना, ठीक है। अब चमकता कैसे है, उसके पीछे कैसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, डायग्राम दिखाता हूँ बना के मैं रफली, जैसे ये अर्थ है हमारा, ठीक है। स्टार बहुत दूर है, ठीक है। अब अर्थ के आसपास तो अपना एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। थोड़ा इस स्टार को हम हल्का सा ऊपर कर लेते हैं ताकि तभी समझ में आएगा। यहाँ रख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। आपको पता है कि अगर सेम मीडियम रहता तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट इसकी आंखों तक पहुँचता, लेकिन अब क्या, जैसे जैसे हम अर्थ के नज़दीक पहुँचते हैं ना, क्योंकि इसके बाहर तो वैक्यूम है, एयर है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। और हमारे अर्थ से जस्ट ऊपर हमारा, यहाँ पे इसको बनाते आदमी को, हमने हवा में बना दिया उसको, तो मिटाते हैं एक सेकेंड, ठीक है। ये रहा, इसके आसपास देखो, यहाँ तक तो लाइट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा ना, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी स्पीड से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। एक बार दोबारा बनाते हैं, ये लाइट आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम थोड़ा एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी गैसेस का लेयर कंटेन करता है अर्थ हमारा। और जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा, ये लाइट ऐसे मुड़ना चालू होगा। और हमारा नेचर क्या है, स्ट्रेट देखने का। तो ये स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ
ठीक है ना, इनकी पोजीशन में चेंज दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन ये है और रिफ्रैक्शन के थ्रू जो पोजीशन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ये थोड़ा नकली सा डायग्राम है, असली डायग्राम ये रहा। लाइट ऐसे आया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आया बैंड हो गया, क्योंकि अर्थ के बाहर जो मीडियम है वो कुछ नहीं है, खाली है, तो उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। अर्थ के आसपास गैसेज है तो वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेंगे, और आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आता तो बैंड कर जाता, ठीक है ना। ये एक्चुअल पोजीशन स्टार की, लेकिन हमें दिखाई यहाँ देगा, ठीक है। और आपको पता है जो गैसेज है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत तेज़ी से इसमें चेंजेस दिखाई देगा इसके पोजीशन में, और उसी बहुत तेज़ी से जो चेंजेस आएंगे ना पोजीशन में, उसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये रहा लिखा हुआ है, लाइट एमिटेड बाय द स्टार्स passes थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बिफोर रीचिंग आवर आइज। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट कंटेन मैनी लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द, ठीक है ना। द लेयर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इज डेंसर, जितना सर्फेस के क्लोज जाएंगे डेंसर मीडियम मिलेगा। एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार्स एंटर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एज एंटर टू द नेक्स्ट लेयर। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, और इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन में डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसी की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर होगा। तो ये पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से ये आया नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 2-3 साल पहले ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते थे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, सनसेट और सन डिले का, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला। इसी वजह से ये सनसेट और सनराइज में 2 मिनट का डिले दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये ऑब्जर्वर है, इसके लिए एक हॉरिजन होगा, ठीक है ना। इससे नीचे अगर कोई चीज़ होगी तो हम उसको बोलते हैं डूब गई हो, ठीक है ना। इससे ऊपर है तो वो निकली हुई, इसको सनराइज और सनसेट जो बोलते हैं। तो अगर सन एक्चुअली में हॉरिजन से नीचे है तो हम उसको बोलेंगे सनसेट हो गया है, ठीक है ना। और इससे ऊपर है तो सनराइज हो गया है। लेकिन होता क्या है, अभी ये हॉरिजन से नीचे ही है, यहाँ से लाइट निकला, आपको पता है कि कायदे से इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हुआ, लाइट बैंड कर गया। हमारा नेचर क्या है, स्ट्रेट देखने का। तो सन है यहाँ पर, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देगा, यहाँ पर, ठीक है ना। यानी अभी सन निकला नहीं, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे गया। सेम ऐसे ही डूबने के टाइम में भी होता है, ठीक है। सन अभी हॉरिजन से ऊपर ही रहता है, लेकिन वो सनसेट हो जाता है, ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा हमें, इसलिए 4 मिनट का एडिशनल हमें दिखता है, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट में क्या है कि लाइट जब छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है तो फैल जाती हैं, ठीक है। जिनका वेवलेंथ कम होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं। इसी वजह से स्काई का जो कलर है, आपको पता है कि हमने भी देखा था पीछे विबग्योर था, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, सबसे कम वेवलेंथ थी विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की। ये लाइटें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड करती हैं, ठीक है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से वॉयलेट पहले फैल जाता है, इंडिगो, ब्लू। तो हमारी आंख जो है ना ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप, ये आपका स्काई है, सन आया उधर से, लाइट आई और ये सारी लाइटें पहले ही फैल गई, ठीक है ना। तो ये जो लाइटें स्कैटर्ड हुई हैं उसमें वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू तीनों है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। लेकिन हमारी आंखें किसको क्लियरली देखती हैं, ब्लू को, ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इसलिए हमें आसपास जो स्काई का कलर है वो ब्लू ही दिखाई देता है, ठीक है। सेम ऐसे इसी क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि सनसेट और सन डिले में हमें, सनसेट और सनराइज में हमें सन रेड क्यों दिखता है। क्योंकि आपको पता है कि जब सनसेट और सनराइज में सन बहुत दूर होता है हमसे, ठीक है, तो उससे लाइट निकलती है, तो जो लो वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो उधर ही फैल जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ वाली लाइट है वो रेड है, वो फैलेगी नहीं, वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हमें क्या है, लाल ही दिखाई देगा। तो दोनों सिचुएशन में, सनसेट और सनराइज के केस में हमें वो रेडिश दिखाई देगा। लेकिन अगर यही सन हमारे माथे के ऊपर हुआ जस्ट, तो उस केस में क्या होगा, स्कैटरिंग कम होता है, तो सारी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है साथ के साथ, तो साथ जब लाइट पहुंचेगी तो वाइट कलर ही होगा, तो इसलिए हमें वाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सनसेट और सनराइज में, ध्यान रखेंगे, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना।
वही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द पोजिशन ऑफ द सन इज़ फार अवे, द सन लाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ बिफोर रीचिंग द आई। ठीक है ना, इसकी वजह से ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा, बाकी लाइटें स्कैटर्ड हो जाएंगी, रेड कम स्कैटर्ड होगा तो हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, इस केस में रेड दिखाई देगा। अब पूछेगा कि एस्ट्रोनॉट जब बाहर से स्काई को देखते हैं तो वो डार्क क्यों दिखता है, उसमें लिख देंगे कि आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो किसी तरीके का कोई स्कैटरिंग नहीं होगा। ठीक है ना, उस केस में फिर वो डार्क दिखाई देगा। ठीक है ना, उसके बाद अब प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट बहुत नियरेस्ट है और इनकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हमें उसके ब्राइटनेस में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसी वजह से वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं आपके लिए एक अलग से लाइव क्लास रख दूंगा। थैंक यू।